नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज बताई दो कमेंट में कि आप कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, पड़ोसी कैसे आपको जला रहे हैं, मुझे बता दो आज खुल्लम खुल्ला। और भाई साहब, एसएससी ने इस साल अपना पहला पेपर कराया था, एसएससी जीडी का। उसके बाद चुनाव की वजह से विराम लग गया, जून से दोबारा पेपर करवाएगा। तो एसएससी जीडी में जो बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे 56 शिफ्टों में, वो मैं आपको करवा रहा हूं। दो पार्ट में वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है जिसमें 25 सवाल थे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी के अगले बेस्ट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि आपको 1200-1300 क्वेश्चंस जीडी के करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये 50 सवाल कर लो। यानी कि मैंने आपकी मेहनत को बटे 25 कर दिया। जहां आपको 25 बार हथौड़ा मारना था, मैं एक ही बार हथौड़ा लगवा रहा हूं, रिजल्ट उतना ही आएगा आपको। यह वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो बच्चे सीपीओ का पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने वाले हैं, सिलेक्शन फेज 12 का पेपर देने वाले हैं, और जो बच्चे मेरे दोस्तों यूपी कांस्टेबल का पेपर दोबारा से देने वाले हैं। ठीक है ना। और रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सारे क्वेश्चंस इसमें अर्थमेटिक के हैं। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना और मेरे साथ इन 25 सवाल को जरूर सॉल्व करना। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को दोस्तों के साथ जो है शेयर करो, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बेस्ट 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे मेरे दोस्तों। देखो, ये पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। फायदा यह है कि किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी। जैसे आज ही हमने सिलेक्शन पोस्ट 8, 9, 10 और 11 इन सभी की मैथ्स की जो बाइलिंगुअल पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे फ्री अपलोड करवा दी है। सारी ही पीडीएफ जो है, सारे क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन भी इसमें लगी हुई है भाई, आंसर की भी इसमें लगी हुई है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बच्चों को इस टेलीग्राम चैनल का। सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है ये पूरी एजुकेशन की फील्ड में। 15 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पे। ठीक है ना, कि बच्चों को वाकई में फायदा होता है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। तो बच्चों, ये पीडीएफ है। इसमें अच्छी खास बात क्या है कि आपको जिस चैप्टर पे जाना उस पे सीधी छलांग मार सकते हो। आपको डिस्काउंट पढ़ना है, डिस्काउंट पे क्लिक करो, सीधा डिस्काउंट खुल गया। ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन है, फिर नीचे उनके सॉल्यूशन है। फ्री में चीज मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। फ्री में तो बेटा कोई गाली भी नहीं देता आजकल। हम तो आपको गणित के सवाल दे रहे हैं, वो भी थोक के भाव में। ठीक है भाई साहब, शुरू करते हैं। सवाल शुरू करेंगे भाई साहब। ये देखो, क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने 1। कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, जोश के साथ, आग लगनी चाहिए। सवाल नंबर है 26-25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेना, बाद में पहले ये देख लो। अब राहुल को उसी राशि पर तीसरे साल में 2996 रुपए और दूसरे साल में 1400 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर उधार दिया गया तो ब्याज की दर क्या है। राहुल को सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला? राहुल को सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला बेटे? 1400 रुपए। और राहुल को उसी राशि पर थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितना ब्याज मिला? राहुल को थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला? तो आप कहोगे सर 2996 रुपए। आपको पता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो ब्याज हैं वो जीपी में होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही 1400 रुपए जो हैं 2996 बने। यानी कि कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? तो ये बढ़ गया 1596 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों। कितने पर? 1400 रुपए पर। परसेंटेज में कितना बढ़ा? इंटू 100%। तो आप मेरे प्यारे भाई बताओ, ये जाएगा 14 कम 14, 14 कम 14, 14 चौका 56, 114%। 114% आपका पैसा बढ़ गया सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जाने में। यानी कि ब्याज की दर 114% पर एनम है। इतना बढ़िया अगर कोई ब्याज देने लगे तो मैं पढ़ाना छोड़कर ब्याज पे पैसा उठाने लगूं। इतना ब्याज देता ही नहीं कोई। आगे चलें। सवाल नंबर 27 बेटे आपके सामने, गोरा सवाल। एक गोले की रेडियस 4.2 है, गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन का फॉर्मूला हर कोई जानता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब है दोस्त 22/7, है ना। रेडियस कितनी है? 4.2 का क्यूब, 4.2 का क्यूब। अब एक बात जानने वाली है मेरे प्यारे भाई, यहां दशमलव के बाद एक अंक है। जब मैं क्यूब करूंगा तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। हर ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक हैं। बताओ,
देखो मेरे दोस्तों 22 छुपा हुआ है, तो 22 यानी कि आंसर 11 से कटने वाला होगा। 42 में 42 होता है, 14 तिया 42, 14 तिया 42 यानी कि 3 आ रहा है बेटा। 14 तिया 42 यानी कि 42 में 14 भी है 3 भी है, तो 3 का क्यूब है, नीचे एक 3 है, यानी कि एक 3 कट भी जाएगा तो आंसर 9 से भी कटने वाला होगा। आंसर 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 42 में 7 भी आता है, एक 7 कट जाएगा, लेकिन पावर 3 की वजह से एक 7 और बचेगा। आंसर 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है भाई साहब, देखते हैं 11 से कौन सा कटता है। 3 8 11, 11 1 12, 4 2 6 6 12, ये ऑप्शन 11 से कटता है। ठीक है भाई, ये 11 से कटता है क्या? 3 9 12, 12 2 14, 2 3 5 5 10, 11 से नहीं कटता। 2 4 6, 6 2 8 और 8 6 12, सॉरी 8 6 14 4 18, ये नहीं कटता 11 से। ये 11 से कट रहा है क्या? 3 3 और 6 9, 1 4 4 8 9, ये भी 11 से कट रहा है। तो पहला और चौथा ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, आंसर 9 से भी कटेगा। ये नंबर 9 से कट रहा है क्या? 6 3 9, 8 1 9, 4 2 6, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। ये नंबर 9 से भी कट रहा है, 11 से भी, यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात खत्म। देखो सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। आप यहां पे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये तरीके लगाओगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो ही सवाल जल्दी होगा, वरना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगला सवाल है एसएससी जीडी 2024 का, बनाएं। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10-13 है। भाई मैंने तो कब से ना खाई नाशपाती, ना खाई ना आड़ू। सैलीन के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 7-9 है। विक्रम के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 5-7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो किसके पास है? नाशपाती और आड़ू का। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो 10-13 है। सेलिन के पास नाशपाती की अंग्रेजी भी सीख लेते हैं, सेलिन, और आड़ू की है पियर्स, कितनी खतरनाक है भाई साहब। और विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5-7 है। बताओ किसका यहां पे मेरे दोस्तों मैक्सिमम है? आप चाहें तो भाग भी दे सकते हो या फिर इन फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है। आप फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हो। देखो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का बेस्ट तरीका, जैसे मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 दुसाम 90 और 13 सत्ते 91, 9 दुसाम 90 और 13 सत्ते 91, ये 90 आएगा, ये 91 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 90 से बड़ा होता है 91। समझ में आई बात की नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? तो 10/13 तो छोटा हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में देखो 7, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, 49 आएगा, ये 45 आएगा। तो 49 बड़ा होता है 45 से, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन, इन दोनों में ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मुझे सबसे बड़ी देखनी थी, ये भी छोटी हो गई। तो 7/9 सबसे बड़ा है, 9 दुसाम 90, 13 सत्ते 91, ये 7/9 सबसे बड़ा है, यानी कि सवाल का आंसर है सेलीन। सेलीन है ना सेकंड नंबर पे, सेलीन। अच्छा सेलीन नाम था बेटा, नाशपाती की अंग्रेजी नहीं थी। नाशपाती की अंग्रेजी है पियर्स और आड़ू की है पीचिस, एस्टेसिम गई पियर्स और पीचिस। सेलीन के पास सबसे ज्यादा रेशियो है नाशपाती और आड़ू का, सेकंड नंबर पे। ये हो गया मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर होगा भाई साहब 29 जी, सवाल नंबर 29 एवरेज का क्वेश्चन है। बोला 35 कर्मचारियों की एवरेज इनकम के है, मैनेजर की इनकम भी शामिल कर ली जाए तो एवरेज 19,000 रुपए हो जाता है। मैनेजर की इनकम 54,000 रुपए है, मैनेजर की इनकम, तो के का मान क्या है? देखो भाई साहब, मुझे 35 लोगों की एवरेज इनकम निकालनी है। 35 लोगों की एवरेज इनकम के है। अब एक मैनेजर और आता है, एक मैनेजर जिसकी एवरेज इनकम 54,000 रुपए है, और एक मैनेजर के आने के बाद जिस सारे लोगों की एवरेज इनकम 19,000 रुपए हो जाती है। क्या लग गया ये एलिगेशन? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोस्तों? एवरेज इनकम पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? नंबर ऑफ पीपल का।
35 लोगों की एवरेज इनकम की है, एक मैनेजर की 54,000 है, मैनेजर आया, सारे लोगों की एवरेज इनकम क्या हो गई अब औसत है 19,000 रुपए हो जाती है। के का मान आपको निकालना है। आप बताओ 54 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 35,000। 35 की वैल्यू 35,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी? 1,000। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 19 से बड़ा है 54, तो या मीन वैल्यू से छोटा आएगा या 19 से छोटा आएगा? कितना छोटा आएगा? 19,000 से 1000 छोटा आएगा, यानी कि 18,000। तो के का मान 18,000 है। आंसर है यहां पर बी ऑप्शन, ठीक है। सभी बच्चे कर पाएंगे, इजी सवाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कैरविल पर हमने एक बहुत रेवोल्यूशन वाला काम किया है कि अब जितने भी बैच हैं उन सभी बैच की वैलिडिटी 2 साल है। यानी कि अगर कोई बच्चा कैरविल पे हमारे साथ लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में जुड़ के पढ़ाई करता है तो 2024 के सारे पेपर, 2025 के सारे एग्जाम और 2026 के भी शुरू के 6 महीने के पेपर वो एक ही सिंगल बैच से तैयारी करके दे पाएगा। और हमने फीस को भी बहुत कम कर दिया है, जिससे कि गांव देहात में बैठा हुआ बच्चा भी उसको पकड़ पाए। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से एसएससी का कोई पेपर हुआ नहीं है। रेलवे की वैकेंसी इस बार आई है, यूपी कांस्टेबल का भी पेपर होना है, दरोगा का भी पेपर होना है। तो ये साल गांव वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अब जो है मेरे दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि लोगों के पास अच्छा फोन नहीं होता, इंटरनेट रिचार्ज का पैसा नहीं होता, वो बैच के 500-600 की फीस दे पाने भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं किसी बच्चे को फोर्स भी नहीं करता कि वो किताब ले, वो टेलीग्राम चैनल से हमारी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ ले, उसका काम आसान हो जाएगा। कैरविल एप्लीकेशन पर बहुत ही कम प्राइस में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के अलग अलग स्पेशल वीओडी आप ले सकते हैं, मात्र 600 की फीस में। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बच्चा पूरा ही एसएससी तैयार करना चाहता है, जिसमें अर्थमेटिक भी पूछा जाता है और एडवांस भी पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट वीओडी केवल आपको 1,000 में ही मिल जाएगा। 1,000 में, यानी कि आप 3,000 रुपए में पूरे एसएससी की तैयारी कर लोगे, वो घर बैठे। और एक जमाना था कि जब 3,000 रुपए में तो आप 15 दिन का किराया नहीं दे पाते थे। रूम रेंट ही 10,000 होता था मुखर्जी नगर में, एक जमाना था। और आज 3,000 में घर बैठे आप एसएससी की पूरी तैयारी कर रहे हो। केवल हमने एजुकेशन को सस्ता नहीं किया, हमने एजुकेशन को सबसे बेहतर करके दिखाया है, सबसे सस्ते दाम में, ठीक है। और हम उस पर भी बहुत काम कर रहे हैं। मैं, हमारी पूरी टीम, गोपाल सर है, हमारे रीजनिंग वाले पीयूष सर है, हमारी जीएस की पूरी टीम है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाली टीम है, सबसे ज्यादा है। और हमारा जो है, हमारा नाम बोलता है, हमारे सिलेक्शन बोलते हैं, हमारे लगे हुए लड़के बोलते हैं जो अलग अलग एग्जाम में सिलेक्टेड हैं। तो कोई बच्चा अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 10 मई से हमारा ये वीओडी बैच ज्वाइन कर सकता है। ये जो हमारा लाइव बैच रिसेंट खत्म हुआ है, ये उसी की रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। मैं केवल आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्लास कंप्लीट कर लो। आपने क्लास पूरी देख ली मन भर के, तो आपको ना प्रीवियस लगाना है, ना आपको कोई अलग से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको अलग से कोई शीट सॉल्व करने के नहीं दूंगा, जो भी मैं करवाऊंगा क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट पेपर में करोगे मॉक्स लगाने के बाद। मॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। 10 मई से बैच जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आपको एक ही बार में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे चैप्टर की रिकॉर्डेड, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ना है तो मैं उस चैप्टर का इंतजार करूं शुरू होने का। आपके पास वीडियो, आप पढ़ना शुरू करिए। आप एक दिन में कई वीडियो 2x 3x की स्पीड में देख के 2-2.5 महीने में सिलेबस भी जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं इसमें आपके पास होंगी, ठीक। लेकिन बैच आपको इस प्राइस में तभी मिलेगा जब आप हमारी वेबसाइट से लोगे, www.kervil.com। एप्लीकेशन से बैच लोगे तो गूगल वहां बैठा है 30% टैक्स लेने के लिए, वो बचाना है तो वेबसाइट से आप बैच लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। सवाल नंबर है 30 आपके सामने बोला है, उस त्रिभुज की हाइट बताएं जिसका बेस हाइट का 5/7 गुना है और जिसका एरिया 18.203 वर्ग सेंटीमीटर है। हाइट आपको बतानी है। देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर ट्राइंगल की हाइट h है तो बोला है ट्राइंगल का जो बेस है
वो हाइट का 5/7 गुना है। ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट का 5/7 गुना यानी कि 5/7h। ये त्रिभुज का आधार है। आधार ऊंचाई का 5/7 हिस्सा है। तो एरिया क्या आएगा त्रिभुज का? त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 आधार 5/7h गुणा ऊंचाई। और ये त्रिभुज का एरिया क्या दे रखा? बड़ा खतरनाक सा दे रखा है 18.203। देखो मेंसुरेशन तो हर एग्जाम में आता है। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंसुरेशन लिखा भी नहीं है ना, तो भी मेंसुरेशन के सवाल उसमें आते हैं। यहां से h गुणा एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 18.203 गुणा, उधर जाएगा 2 सत्ते 14, 5 नीचे, 14/5, 14/5 आएगा जी 2.8। 2.8। अब मुझे अंडर रूट लेना है भाई साहब। देखो 8 तो आएगा नहीं और 2 भी नहीं आएगा, ना 14 आएगा, लगभग 7 आएगा। देखो ये नंबर क्या है? ये नंबर है 18। ये नंबर क्या है? 2.8। अगर मैं 18 की 3 में भी गुणा करूं तो 54 होता है। अगर 18 की 3 में भी गुणा करूं तो 54 होता है। ये 18 की 2.8 में गुणा हो रही है तो 54 से कम आएगा, यानी कि लगभग 50 के नजदीक आएगा ये। अगर एच स्क्वायर 50 है तो अंडर रूट लूंगा तो 50 का अंडर रूट लगभग 7 के नजदीक आएगा, अप्रोक्स 7 के नजदीक। 7 के नजदीक ना ये आंसर है, ना ये है, ना ये है, ये आंसर है। आप इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं कि भैया यहां पर 8 तिया 24, इसका मेरे दोस्तों 4 आ रहा है। अंडर रूट लोगे तो इकाई का अंक या तो 4 आएगा मेरे दोस्तों या 2 आएगा। सॉरी, 8 तिया 24, 4 आ रहा है। चार तो या तो 2 का आता है या 8 का आता है, यानी कि सवाल के आंसर ये अप्रोक्स है। ये अप्रोक्स आंसर दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, तो अप्रोक्स ही आपको चेक करना चाहिए फिर, ठीक है ना। आंसर अप्रोक्सी चेक करना चाहिए आपको। ए ऑप्शन है अप्रोक्सी आंसर। मैंने अप्रोक्सी मेरे दिमाग में सबसे पहले आया और अप्रोक्स पे ए आ रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यूनिट से गड़बड़ हो रही है, आगे चलेंगे, वो कि आंसर अप्रोक्स है। 31वां सवाल बोला एक कुर्सी का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। कुर्सी का जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। 11 रुपए का डिस्काउंट के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। 10% कितना होता है? 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस 11 है। भाई एक बात बताओ, 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपए में कुर्सी बेची जाती है, सेलिंग प्राइस है 132। तो आप क्या यहां से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते? ये पेन देखो आप, इस पेन को मैंने 132 रुपए में बेचा और मैंने 11 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इस पेन को मैंने 132 रुपए में बेचा और मैंने 11 का डिस्काउंट दिया है, तो पेन का एमआरपी क्या रहा होगा? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ देंगे 143। पेन का एमआरपी 143 होगा, 143 पे 11 का डिस्काउंट देंगे, 143 में से 11 घटाएंगे, तभी तो सामान 132 में बिकेगा। तो पेन का मार्क प्राइस 143 है। मैंने मार्क प्राइस क्यों निकाला? यहां से सीपी आ जाएगा। 11 की वैल्यू 143 है, 13 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 13 गुना आ जाएगी, यानी कि 130 रुपए। तो भैया ये जो चेयर है, चेयर का सीपी 130 हो गया, 130। आपसे पूछा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, आप बताओ। चेयर का सीपी 130 रुपए है, 130 का सामान बेचा कितने में? 132 में आपने बेचा है। 130 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु 132 में आपने बेची है, तो 130 पे 2 रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का, ठीक है ना। ओके, 130 पे 2 रुपए का फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज में कितना आएगा बेटा? परसेंटेज में निकालना इंटू 100% आ जाएगा। बताओ, 0 से 0, 20/13 आएगा भाई, 13 कम 13 अभी 7 बच जाएगा, 13 पंजे 65। तो लगभग 1.5% के आसपास बी ऑप्शन।
1.53% का आपको फायदा हुआ है। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, 1.5 बार जाएगा लगभग, जो कि बी ऑप्शन है। बात समाप्त। अच्छा सवाल था ये, जीडी के पेपर का। आगे चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मूल्य क्या है? जीडी 2024 का सवाल कैसे होगा बेटा? व्हाट द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.1% ऑफ 21.84? 21.84 का मतलब होता है गुणा 66.67%। क्या होता है? देखो 33.33% 1/3, ये 66.66% है तो 2/3 आ गया। का 7.14% क्या है बेटा? ये आपको पता है कि 1/14 जो होता है वो 7:1/7% होता है, 1/14। लेकिन अप्रोक्स में इसकी वैल्यू 7.14% होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्रैक्शन में भी याद रखा करो, डेसिमल में भी याद करा करो। तो 7.14% की वैल्यू 1/14 है। ऐसी 1/7 क्या होता है? अप्रोक्स 14.28%। ये मुझे करना था। बताओ, 2 सत्ते 14, 7 21, 21 से जाएगा, 21 से कम 21 और 0 21 चौक 84, 1.04। ये आंसर है 1.04। सी ऑप्शन सवाल का आंसर बचेगा। इजी सवाल था, केवल आपको यहां पे परसेंटेज पता होनी थी। सवाल है 33 अगला, फिर से एक और एवरेज का क्वेश्चन बोला है। स्टूडेंट के एक ग्रुप का एवरेज 44 किलोग्राम है। स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उनका एवरेज वजन 44 किलोग्राम है ना। कुछ लोगों का एक ग्रुप है बच्चों का, एवरेज वेट जब किया तो उनका 44 किलोग्राम आया। 40 किलोग्राम वजन वाला एक बालक ग्रुप छोड़ देता है और 34 किलोग्राम वजन वाला दूसरा बालक ग्रुप में शामिल हो जाता है। यदि नया एवरेज 43.4 किलोग्राम है नया एवरेज, तो पूछा है ग्रुप में कितने छात्र हैं। एक बात बताओ, एक बालक छोड़ के चला गया, एक नया आया, तो यानी कि संख्या तो नहीं बदली। जितने लोग पहले थे ग्रुप में आज भी उतने ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक छोड़ के गया है, एक नया आया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है। इस सवाल का बेटा मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे निकालते हैं कि टोटल में चेंज निकालो और एवरेज में चेंज निकालो। एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी इसी चैनल पे आधे घंटे की, और मैंने जाबड़ जाबड़ सवाल करवा रखे हैं बेस्ट शॉर्टकट के साथ। देख लेना आप एवरेज की वीडियो इस चैनल पे। बोला है स्टूडेंट के एक ग्रुप का वेट 44 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम वाला छोड़ देता है, एवरेज से कम वजन वाला छोड़ के जा रहा है। हमारा एवरेज कितना है ग्रुप का? 44 किलोग्राम। 40 किलोग्राम वाला छोड़ के जाता है, एवरेज से कम वजन वाला कमजोर आदमी छोड़ के जा रहा है, तो हम कहेंगे जा जा चलता बन तेरी हस्तेसी, हमारा एवरेज 44 किलोग्राम है, तेरा वजन 40 है, तू कम है, तेरे जाने से हमको फायदा होगा, इसके जाने से 4 किलोग्राम का फायदा होगा, 4 किलोग्राम का। बोला 34 किलोग्राम वाला दूसरा आता है। अब एवरेज कितना है? 44 किलोग्राम ग्रुप का, 34 किलोग्राम का बंदा आता है, एवरेज से हल्का आदमी आता है, हल्का। एवरेज से कम वजन का आदमी घर में घुसता है, नुकसान होगा। भाई हमारा एवरेज 44 किलोग्राम है, 34 किलोग्राम का बंदा आता है, यानी कि 10 किलोग्राम कम वजन का बंदा आता है, तो हमें 10 किलोग्राम का नुकसान हो जाएगा। तो टोटल मेरे दोस्तों हमें 6 किलोग्राम का नुकसान हुआ। टोटल जो है 6 केजी का नुकसान हुआ हमें। टोटल में चेंज 6 किलो का नुकसान। एवरेज में कितना चेंज आया? भाई पहले एवरेज 44 था, अब नया एवरेज हो गया 43.4। एवरेज कितना कम हो गया? तो एवरेज जो है 0.6 किलोग्राम कम हो गया। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। एवरेज कितना कम हो गया? 0.6 किलोग्राम कम हो गया। कम हो रहा है, माइनस ज्यादा होता है तो प्लस, यानी कि कितना अगर डिवाइड करने पर 10। तो ये 10 ही ग्रुप में स्टूडेंट हैं और 10 ही सवाल का बेटा आंसर भी था। सी ऑप्शन 10 अच्छा सवाल है और उससे भी बेहतरीन ये ट्रिक है। आगे चलना है। सवाल नंबर 34।
गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव जो है वो शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक। लाइव हो गया जी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज का बहुत फेमस सवाल है, इसकी अलग से वीडियो बना रखी है। आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स कंसेप्ट किंग पे, उसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे एवरेज वाली, तो आपको वीडियो मिल जाएगी एवरेज औसत का सबसे फेमस टाइप। यानी कि हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस पे सवाल आता है। जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया बिल्कुल वह मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, वही सवाल अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। देखो ये कंसेप्ट है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। तो वीडियो बहुत फायदेमंद डली हुई है इस चैनल पे, एक बार जाके आप उनको देखो, बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, जितने भी सवाल हैं आप इस वीडियो को कर लो, आप कभी अटकने वाले नहीं हो। मैंने तो कैलकुलेटिव डाटा के सवाल भी करवा रखे हैं। मैंने आपको एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन करवा रखा है, एवरेज के 2 स्पेशल टाइप अलग से करवा रखे हैं। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, कंटेंट तो हमने फ्री में ही सारा डाल रखा है। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, इतनी गजब की ट्रिक है, बिना एक्स माने, बिना शिफ्टिंग लगाए, बिना एलिगेशन लगाए कि तुरंत आंसर आता है। देखिएगा आप इसको जी। शुरू अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 34। बोला है गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में होगा? देखो बेटा ये सवाल शानदार है। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। शंभू की एफिशिएंसी 1 है तो गौरव की एफिशिएंसी 4 है। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है तो काम को करने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा ना बेटे, 1:4 टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। बोला है गौरव को काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। गौरव अगर 1 यूनिट समय लेता है तो शंभू 4 यूनिट समय लेता है, तो गौरव को शंभू से 3 यूनिट समय कम लगता है। 3 की वैल्यू इस सवाल में 67.5 दिन दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू क्या है? 67.5 को 3 से भाग देंगे 22.5 दिन, 1 की वैल्यू आ जाएगी भाई मेरे 22.5 दिन। ये मैंने क्या पता लगा लिया? ये मैंने गौरव के दिन पता लगा लिए कि गौरव जो है अकेले पूरा काम गौरव 22.5 दिन में कर सकता है अकेले, है ना किसी आदमी के दिन तो पता लगाने पड़ेंगे ना जी। लेकिन सवाल में पूछा है गौरव और शंभू मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा, बताओ। गौरव की एफिशिएंसी 4 है, गौरव 1 दिन में 4 काम करता है, गौरव पूरा काम करता है 22.5 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा जी 4 गुणा 22.5। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करें, अगर इस टोटल काम को गौरव और शंभू मिलकर करें तो क्या करेंगे बेटा? 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा दोनों को मिलकर काम करने में? गौरव 4 करेगा, शंभू 1, 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5। 5 से 22.5 चला जाएगा जी 4.5 बार, और 4.5 चौका 18, यानी कि दोनों लोग मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यही सवाल का आंसर भी हो गया ए ऑप्शन। वैसे इस सवालों को आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गौरव पूरा काम 22.5 दिन में कर रहा है गौरव, तो 2 लोग तो 22.5 से कम दिन में ही कर लेंगे मिलके, 22.5 से कम दिन में ही कर लेंगे 2 लोग मिलके। अगर अकेला आदमी 22.5 दिन में कर रहा है तो 2 लोग तो 22.5 से कम में ही कर लेंगे। 22.5 से कम एक ही ऑप्शन था, बात खत्म। मुझे सॉल्व भी नहीं करना था सवाल, आगे लेंगे। बोला 72,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए 16% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 72,000 पर 16% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? और ये आपके सामने ऑप्शंस है।
ऑप्शन जब मैं देखूंगा 2-2 हजार रुपए का फर्क आ रहा है, 2-2 हजार रुपए का, बस मेरा सवाल सॉल्व, मैं करूंगा अप्रोक्स। एक बात बताओ, 72 हजार रुपए पर 16% ब्याज की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का। भाई ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, पहले साल 16% ब्याज है, दूसरे साल 16% ब्याज है, तीसरे साल 16% ब्याज है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्तों 3a, अभी 3a स्क्वायर और फिर a क्यूब, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्तों। समझ में आई? है भाई, पहले 16 16 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना 48, पर तीनों की दो दो की गुणा, 16 गुणा 16 256, 256 256, कितना हो गया? 728 है ना। 16 स्क्वायर का 3 गुना, 16 स्क्वायर 256, 256 का 3 गुना 728, 728 बटे 100 7.28 प्लस, और तीनों की मल्टीप्लाई, ए क्यूब है ना, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 16 गुणा 16 गुणा 16, 16 का क्यूब 4096, 16 का क्यूब 4096 बटे 10,000 करेंगे, 4096 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा 0.4096। तो कितना आएगा बेटा? ये लगभग आएगा आपका 48,755 पॉइंट, ये 0.4 में 0.28 जोड़ूंगा तो लगभग 55.7% आएगा अप्रोक्स 55.7% आएगा। भाई हमने ठेका थोड़ा ना ले रखा है, हम पूरा एग्जैक्ट निकाले, लगभग निकालेंगे ना। ये 0.4 में 0.28 जोड़ोगे तो 0.68 को लगभग 0.7 लिख दिया, तो अप्रोक्स आपको 55%, 55.7% ब्याज मिलेगा। कितने का? 72,000 का। 72,000 रुपए का आपको 55.7% ब्याज मिलेगा। कितना होता है ये बताओ, कितना होता है? जल्दी से बताएं। देखो 55.7 ऐसे मत निकालो, पहले 50% निकालो, फिर 5% निकालो, फिर 0.7% निकालो। 72,000 का 50% क्या होता है? आधा, 36,000। 72,000 का 5% क्या होता है? 3600। अगर 50% 36,000 है तो 5% 3600। 72,000 का 0.7% कितना आएगा? 72,000 का 1% 720 होता है। 0.7% अगर 72,000 का निकाला जाए तो लगभग 500 रुपए आएगा, लगभग 500 रुपए। तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो 36,000 और 4,000 लगभग 40,000 आएगा। अप्रोक्स 40,000 आंसर है, डी ऑप्शन, लगभग 40,000 उत्तर है। बात खत्म। लगभग 40,000 उत्तर है, और मैं यहीं पे सवाल छोड़ दूंगा और आगे चलता बनूंगा। पूरी कैलकुलेशन करनी किसको है? अगला सवाल बोला, एक आदमी अपनी इनकम का 58% खर्च करता है, उसकी इनकम 30% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, बचत में परसेंट वृद्धि बताओ। यह है आय खर्चा बचत वाला सवाल, ठीक है भाई। और इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हो, जो पसंद आए है भाई। जैसे मैं डेविएशन वाला बेस्ट तरीका बता रहा हूं कम से कम कैलकुलेशन में। आप जानते हैं आय बराबर खर्चा प्लस बचत ही होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। एक आदमी 58% खर्च करता है, 58% मतलब 58/100, 29/50। एक आदमी 29/50 खर्च करता है, यानी कि 50 अगर कमाता है, अगर वो 50 कमाता है तो 50 में से 29 खर्च करता है, 50 में से 29 घटाओ, बाकी का 21 वो बचत करता है। यानी कि आदमी की जो खर्चा और बचत है उसका रेशियो 29-21 है, खर्चा बचत का। इनकम 30% बढ़ जाती। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत आदमी की इनकम, खर्चा प्लस बचत, ये इनकम 30% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? एक बात बताओ, रिवर्स डेविएशन,
अगर इनकम 30% बढ़ी है, अगर किसी आदमी की कमाई 30% बढ़ी है, कमाई, तो खर्चा भी 30% बढ़ना चाहिए, बचत भी 30% बढ़नी चाहिए। खर्चा भी 30% बढ़ना चाहिए, बचत भी 30% बढ़नी चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा है 25%, खर्चा 30 की बजाय 25% बढ़ा है, 5% कम। तो खर्चा 29 का 5% कम बढ़ा। 29 का 5% कितना होता है? 29 पंजे 145। 145% खर्चा कम बढ़ा है, तो आप बचत 145% ज्यादा कर दीजिए, है ना। खर्चा अगर 145%, 29 पंजे 145 कम बढ़ा है, तो बचत 145% ज्यादा कर दीजिए। कितने पर बचत है? कितने? 21 पर बटे 21। तो कितनी बार जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 21 सत्ते 147 होता है, तो 145 लगभग 7 बार जाएगा, तो 30 + 7 अप्रोक्स 37% आएगा। ये आंसर है अप्रोक्स 37%, सी ऑप्शन। ये रिवर्स डेविएशन है। चाहे तो आप सवाल 100 मान के भी कर सकते हैं, बट ये ऐसा तरीका है कि कितना भी मुश्किल, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आए, ये नहीं रुकने वाला, ये तो आंसर जल्दी निकालेगा। आगे चलते हैं। सवाल है 22,000 रुपए पर 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3836.8 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? पर एनम ब्याज की दर क्या है? और ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। कीवर्ड्स पढ़ो। 22,000 रुपए है, कीवर्ड्स पढ़ेंगे। 22,000 रुपए पर समय कितना है बेटा? समय है 1.5 साल। 1.5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, वो 3836.8 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? ये सवाल है। देखो बेटे, एक बात गौर से सुनना, एक बात आप गौर से सुनना मेरे दोस्तों, एक बात गौर से सुनना, और बहुत मजा आएगा आपको ये तरीका सीखने में। एक बात बताओ, अगर समय 1.5 साल है, 1.5 साल कितना होता है? 18 महीने। 1.5 साल होता है 18 महीने, तो 18 महीने में 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 18 महीने में 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना। आप बताओ 2200 रुपए पर आपको इतना ब्याज मिला, 3836.8, कितना परसेंट ब्याज मिला? 2200 रुपीज पर 3836.8 रुपए ब्याज मिला। ये कितना परसेंट है बेटा? कितना परसेंट आपको ब्याज मिला? मैं एग्जैक्ट भी निकाल सकता हूं, आप अप्रोक्स भी कर सकते हैं। बताओ कितना है ये? बताओ। 22 से कम 22, उसके बाद आपका 16 बचेगा, तो 22 सत्ते 154 बचेगा, 6 3 9, 22 चौक 88 और 22 चौक 88, 174.4% आपको ब्याज मिला। 174.4% आपको ब्याज मिला। यानी कि ब्याज की दर 1 साल में आपको बतानी है। 6 महीने 6 महीने 6 महीने का 3 बार सक्सेसिव होगा। देखो ये चपड़गंजू तो आंसर होंगे नहीं, कि इनका आधा बहुत खतरनाक होता है, या तो 60 होगा या 80 होगा। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 60% पर एनम है, 60%, अगर ब्याज की दर 60% 1 साल में है, तो 6 महीने में कितना होगा? 30%। क्या 30-30-30 का सक्सेसिव ये आता है? 30-30-30 का सक्सेसिव मुझे ऑलरेडी याद है, 119.7%। 20-20-20 का सक्सेसिव होता है 72.8%। 10-10-10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। 20-20-20 का 3 बार सक्सेसिव 72.8%। 30-30-30 का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। 174.4 है, ये तो नहीं होगा बेटे आंसर। 80% अगर आंसर मानता हूं, यही सेट होगा। अगर 1 साल में 80% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना होगा? 40%। 6 महीने में कितना होगा? 40%। 6 महीने में कितना होगा? 40%। 40-40-40 का सक्सेसिव ही 174.4 होता है बेटा। 40-40-40 का सक्सेसिव ही, है ना। 40% क्या होता है? 40% होता है 1.4 टाइम्स। 40% ब्याज का मतलब है किसी संख्या को 40% बढ़ा दो। 40% बढ़ाने का क्या मतलब होता है? 100% को 40% बढ़ा देंगे तो 140% हो जाएगा, 1.4 टाइम्स। 3 बार बढ़ाना है तो पावर 3।
1.4 का क्यूब होता है 14 का क्यूब 2744, यानी कि आपका पैसा इतने गुना हो गया। 1 रुपए, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, ब्याज की दर 40% है, तो इतना बन जाएगा। कितना बढ़ गया? 1.744 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना है? 174.4%। सेट हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही बेटे आंसर है, बी ऑप्शन। गजब का तरीका है सवाल करने का, है ना। अप्रोक्स देख के सवाल उड़ाओ। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी हमारे YouTube चैनल हैं, गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप टॉक्स, आप वीडियो देख रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, एक टॉपर गाइडेंस चैनल है। अभी तो खैर किसी एग्जाम का रिजल्ट ऐसे आया नहीं है, तो ये चैनल एक्टिव नहीं है। आप इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। इस पर हम डेली 3 शॉर्ट्स डालेंगे, डेली, है ना। एक सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, एक दोपहर में और एक शाम को। अगर आप ये शॉर्ट्स देखते रहो, तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आने वाले लेटेस्ट सवाल आप सीखते रहोगे। नई नई छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखते रहोगे, और एक दिन में 3 सवालों का आपका रिवीजन हो जाएगा। हर शॉर्ट्स में एक होमवर्क भी आपको देता हूं, तो आप होमवर्क भी कर लोगे। जैसे आज ही मैंने रेलवे का एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पे करवाया। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी जेई के पेपर में। अब जिस बच्चे ने देखा होगा, सवाल नहीं भी करा होगा, तो यहां से कर लिया। सीडीएस के क्वेश्चन का मैंने आपको होमवर्क दे दिया। तो इतना अच्छा रिदम बना रहता है। मतलब मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं आपके बस दिन के 2.5 मिनट मांगता हूं। दिन का केवल 2.5 मिनट, आप 2.5 मिनट मुझे दो, और मैं आपको 3 नए सवाल सिखाऊंगा और 3 सवाल आपसे करवा लूंगा। घर बैठे बैठे आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्त। इस चैनल, अगर किसी बच्चे ने आज तक इसकी शॉर्ट्स देखी नहीं, तो 1000 से ज्यादा शॉर्ट्स बना दिए इस चैनल पे, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स पे जाके जरूर देखिएगा। बहुत फायदे का है बेटा चैनल। पूरे यूट्यूब पे इतनी क्वालिटी की शॉर्ट्स आपको नहीं मिलेंगी जिनमें इतना बढ़िया कंटेंट हो। बाकी आपको फर्जी सड़क छाप ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन काम के जो सवाल है वो यहीं आपको मिलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 38 बोला है, अमन 80 की स्पीड से कार चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए, देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है, टाइम पर पहुंचने के लिए कार की स्पीड क्या होगी? कार की स्पीड क्या होगी टाइम पर पहुंचने के लिए? बताओ बेटे। टाइम पर पहुंचने के लिए अमन 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। टाइम पर पहुंचना है तो कार की स्पीड क्या होगी? कुछ बच्चे इस सवाल में फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पहुंचने का सही टाइम निकालेंगे, फिर भाग देंगे। कुछ बालक रेशियो से डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, फिर भाग देंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो ना देखा, ना सुना, ना कहा, ना बोला, केवल हमने बताया। देखो, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। अगर डिस्टेंस सेम है बेटे, ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टाइम जो होगा, वो स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहां पे ना मुझे चीज दिखाई दे रही है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी। जैसे मैंने मान लिया कि ऑफिस पहुंचने में जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए वो टी लगना चाहिए। मैंने मान लिया कि ऑफिस पहुंचने में जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए, जो अगर आपको सही टाइम पे ऑफिस पहुंचना है तो आपको टी समय लगना चाहिए, अगर आपको ठीक टाइम पे पहुंचना है। आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो अगर 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो, यानी कि आप टी से 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे। 80 की स्पीड से बोला 10 मिनट देरी से पहुंचोगे, यानी कि टी की बजाय आपको टी से 10 मिनट ज्यादा लगेगा अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भाई। टाइम पर पहुंचने के लिए अगर आपको ठीक ठीक टाइम पर पहुंचना है तो मेरे प्यार भी किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए ही ना सवाल है।
मैंने सवाल को पढ़ते ही देख लिया था कि यहाँ डाटा जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आप बताओ यहाँ ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 10-10 मिनट बढ़ रहा है। ये 10 ज्यादा, इससे 10 ज्यादा। टाइम क्या है? टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बेटे आपको पता होनी चाहिए, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं अगर डिस्टेंस से में। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी का उल्टा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। बताओ, यानी कि मुझे 80 और 30 का हार्मोनिक मीन लेना है, हरात्मक माध्य। देखो अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB, उनका हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, 2AB अपॉन A प्लस बी। यानी कि मुझे 80 और 30 का हार्मोनिक मीन निकालना था केवल, और 80 और 30 का हार्मोनिक मीन आएगा जी 2 गुणा 80 गुणा 30 अपॉन 80 प्लस 30। यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4800 बटे 110, यानी कि 480 बटे 11, 480/11 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया बेटे सी ऑप्शन। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बोर्ड भर दिया, समझाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों ये बात आप दिमाग में सोच सकते थे, ये आप दिमाग में सोच सकते थे, और ये तो सवाल में दिया ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये सवाल का आंसर है बेटा, बस ये। आप कहीं पढ़ लो, कहीं वीडियो देख लो, कोई बैच खरीद लो, इस सवाल का इससे छोटा सॉल्यूशन आपको किसी ने बताया तो मुझे बता देना। अगर टाइम, और ज्यादातर आधे सवाल आते हैं, अगर इस टाइप के 10 सवाल बनेंगे तो 10 में से आधे सवाल ऐसे होंगे जिनमें टाइम समांतर श्रेणी में होता है 1 सेकंड में सॉल्व। आगे चलूंगा। सवाल नंबर है 39। चेतन अकेले एक दिन में 5 घंटे काम करके 6 दिन में काम कर सकता है। रश्मि अकेले उसी काम को 10 घंटे काम करके 2 दिन में कर सकती है। समान काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है? अच्छा जी, अच्छा जी, बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन। बताओ बेटे क्या उत्तर है? बताएं। हाँ जी, देखो बच्चों, टोटल वर्क बराबर होता है MDH। टोटल वर्क बराबर होता है MDHE, मैन डेज आवर्स और एफिशिएंसी। ठीक है ना? देखो यहां पे आदमी तो एक एक ही है, यानी कि मुझे यहां से एफिशिएंसी पता करनी है। बोलो देखो, चेतन एक दिन में 5 घंटे काम करके 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने मान ली चेतन की एफिशिएंसी सी है, चेतन की एफिशिएंसी सी है। चेतन एक दिन में कितना काम करता है? 5 घंटे। चेतन काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। रश्मि की एफिशिएंसी मैंने मान ली कि R है। रश्मि एक दिन में कितना काम करती है? 10 घंटे। रश्मि काम कितने दिन में करती है बेचारी? 2 दिन में कर लेती है। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। डेज, एफिशिएंसी और आवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां से चेतन और रश्मि की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 10 दूनी 20, 30, 30 उधर जाएगा, 20/30 आ गया, 2/3। चेतन और रश्मि की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3 आ गया। चेतन की एफिशिएंसी 2 है तो रश्मि की एफिशिएंसी 3 है। ये वैल्यू कहीं भी रख दो, ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, मैं यहां रख देता हूं। चेतन की एफिशिएंसी 2 है, मैंने यहां रख दी चेतन की एफिशिएंसी 2, तो 2 गुणा 5 गुणा 6, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, इस टोटल वर्क को, है ना, ये वैल्यू मैंने चेतन की एफिशिएंसी 2 यहां पे रख दी, 2 पंजे 10 छिक्का 60। ये रश्मि की जगह 3 रखोगे, 3 2 30 दूनी 60, तो भी 60 ही आएगा। टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को मेरे प्यार भाई पूरा करेंगे दोनों लोग। अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग पूरा करेंगे तो दोनों लोग करेंगे 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ, दोनों करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में पूरा करना है? 4 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में? 4 दिन में, तो बटे 4।
तो एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा अभी? 60 को 20 से भाग देंगे 3 घंटे, तो एक दिन में दोनों को 3 घंटे काम करना होगा। 3 आवर्स पर डे जो है दोनों को मिलकर काम करना होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ये सेम सवाल हमने अपने वह जो शॉर्ट्स वाला चैनल है उस पर करवा रखा है, सेम क्वेश्चन। कोई बच्चा देखता लेटे लेटे तो कर लेता सवाल को। आगे चलेंगे। सवाल है बेटा आपके सामने अब 40। सीता और गीता की एवरेज एज 40 वर्ष है। यदि रीतु सीता का स्थान लेती है, रीतु आ जाती है सीता की जगह, तो एवरेज 38 साल हो जाएगा। यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो एवरेज 42 हो जाएगा। सीता, गीता और रीतु की क्रमशः एज क्या है? अच्छा, यानी कि रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। सवाल बोला है सीता और गीता की एवरेज एज 40 वर्ष है। तो भैया पहले तो ये चेक करो कि एवरेज 40 आना चाहिए। सीता गीता का एवरेज 40 आना चाहिए। इन दोनों का एवरेज 40 नहीं है, इन दोनों के बीच 40 नहीं आएगा, गलत बात। 36 42 का एवरेज 40 नहीं होता, 42 36 का एवरेज 40 नहीं होता, 39 42 का एवरेज 40 नहीं होता, 44 और 36 का एवरेज 40 होता है। एवरेज होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो। इनका एवरेज 40 है, यही आंसर होगा। मैं आगे क्यों करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं करने का। आगे चल जाएंगे बेटा, बस बात खत्म। मानव ए से शुरू करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। वह 2/9 दूरी 9 की स्पीड से और बाकी दूरी 12 की स्पीड से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? सवाल ढंग से पढ़ो बेटा। मानव ए से चलना शुरू करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है, ठीक है, लेकिन उसने बड़े हिसाब से चला है। 2/9 डिस्टेंस गया है वो 9 की स्पीड से, और बाकी दूरी गया है वो 12 की स्पीड से। ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो बेटा, अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी की, ये दूरी है और ये मेरे दोस्तों यहां स्पीड है ना। कुछ लोग करेंगे एक्स मान के कि माना ए और बी के बीच की दूरी एक्स है, एक्स गया तेल लेने, एक्स को सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000, लाख, 10 लाख की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 2401 रुपए है। ब्याज की दर बताएं। सवाल में बोला है 10 लाख 2 साल के लिए 10 लाख रुपए पर सीआई और एसआई का डिफरेंस 2401 रुपए है ना। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2401 रुपए है। ब्याज की दर क्या है?
2401 किसका वर्ग है? 49 का। 49 का सगे वाला आएगा, 49 का सगे वाला, एक ही आंसर है, ये रहा, बात खत्म। अगर 2 साल के CISI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर निकालने का, अगर 2 साल का CISI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है √D/P। √D/P, दिस इज द शॉर्टकट। शॉर्टकट है। यहां पे 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है 2401, जरूरत नहीं बेटा वैसे इतनी, और प्रिंसिपल कितना? 10 लाख। अभी यहां पे आपका 6 जीरो हैं। 2401 का √49, नीचे अंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों, नीचे अंडर कितना आ जाएगा? 1000। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100%। ये फ्रैक्शन में आया 49/1000, फ्रैक्शन में आया है, अपन को तो परसेंटेज में चाहिए ना, तो इंटू 100%। तो ये आ जाएगा जी 4.9% ब्याज की दर है। सी ऑप्शन आंसर। बेस्ट सवाल विद बेस्ट सॉल्यूशन। बोला है X1 X2 से 11% ज्यादा है और X3 से 67% कम है। X2 की वैल्यू 1331 है, X3 का मान क्या है? बताओ बेटा। सवाल देखो, सवाल पढ़ लो पहले। सवाल में बोला है X2 की वैल्यू पूछी है, सवाल X2 की वैल्यू दी है और X3 का मान पूछा है। X2 का मान आपको 1331 दिया हुआ है और सवाल में X3 का मान आपसे पूछा है। यही ना क्वेश्चन है? आप बोलोगे हां जी। बोला X1 X2 से 11% ज्यादा है, X3 से 67% कम है। तो X1 का रिश्ता दोनों से दे रखा है। ये जो X1 है, ये X1 क्या है बेटा? ये X1 क्या है? ये X2 से 11% ज्यादा है। हर चीज 100% होती है। 100% से 11% ज्यादा कितना होता है? 100% से 11% ज्यादा होता है 111%। X1 X2 का 111% है और ये जो X1 है X3 से 67% कम है। हर चीज 100% होती है। 100% से 67 कम करेंगे, 100 में से 67 घटाएंगे, 33%। तो भाई ये भी X1 का मान है, X2 से 11% ज्यादा है। ये भी X1 का मान है, X3 से 67% कम, 100 में से 67 घटाएंगे 33%। ये भी X1 की वैल्यू, ये भी X1 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहां X2 X3 में रिलेशन आ जाएगा, 3 से जाएगा 11 बार और 3 से जाएगा 37 बार। तो यहां X2 से X3 का जो रेशियो आ गया, X2 से X3 का रेशियो वो आ गया 11/37। 11/37 आ गया। आपसे X3 का मान पूछा है, 37 का मल्टीपल आएगा, वो तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। X2 का मान सवाल में क्या दिया है? अच्छा सवाल है बेटा ये भी। X2 का मान सवाल में 1331 दिया है। कितने गुना? 11 का स्क्वायर, 121 टाइम्स 11 गुणा 21, 1331। तो 37 की वैल्यू भी 37 गुणा 121 आएगा, एंड में आएगा जी 7। एंड में 7 आएगा और 11 का मल्टीपल आएगा। 121 में 11 का मल्टीपल, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, 4 4 8 और 14 11 से नहीं कटता, 4 7 11, 4 7 11, डिफरेंस 0, ये नंबर 11 से कटता है। डी ऑप्शन आंसर है। सवाल का आंसर है बेटे डी ऑप्शन। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन जीडी में। बोला है प्रतिवर्ष किस ब्याज की दर से 33,000 रुपए पर 2 साल में 31,600 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। बताओ। मैंने ऐसे सवालों का आपका जुगाड़ बताया कि भाई साहब प्रिंसिपल कितना है? 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, 33,000 रुपए। और 33,000 के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना ब्याज मिला? 33,000 के प्रिंसिपल पर 2 साल में 31,680 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला आपको? इंटू 100%। चलो शुक्र है 100% से तो कम है। 33,000 रुपए पर 31,680 ब्याज मिला। 33,000 के 100% से कम है। 33,000 का 100%, 33,000, 100% से कम ब्याज मिला है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनका जब मैं सक्सेसिव करूंगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा, इन दोनों में से एक होगा। ये कितना है बेटा? ये कितना है?
अभी ये 3 जीरो कट जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा आपका 33 निम्मा ना चला जाएगा ना, 270 और 27 297 बचेगा 19, 33 96% आपको ब्याज मिला। तो 2 साल में आपको 96% ब्याज मिला। और 96% क्या होता है? 40-40 का सक्सेसिव। अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40-40 का सक्सेसिव, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40 बटे 100, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40 बटे 100, यानी कि 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 96%। बिल्कुल सेट हो गया, ये आंसर है। अप्रॉक्स भी चेक कर सकते थे मेरे प्यारे भाई। देखो अगर मैं पेपर में होता तो मैं इतना कुछ करता ही नहीं। आप बताओ 33,000 पर 2 साल में इतना ब्याज मिला, 31,680, 100% से हल्का सा कम ब्याज मिला। 100% से कम है, हल्का सा, लेकिन 90% से ज्यादा है। अगर मैं 50 ब्याज की दर 50% मानता हूं तो 2 साल में 50 और 50 का सक्सेसिव 100 से ज्यादा हो जाएगा, 55 का सक्सेसिव 100 से ज्यादा हो जाएगा, 30 का सक्सेसिव 69 होता है, 30 का सक्सेसिव 69 होता है। 100% से हल्का सा कम मिलेगा जब 40 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे। ये आंसर है। मैं होता तो पेपर में मात्र इतना करता, इसको करने के लिए, इससे ज्यादा करता ही नहीं। आगे चलेंगे और आप भी यही करना सीखो। कुल वस्तुओं का 80% 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, बाकी 30% लॉस पर बेचा जाता है। कुल लाभ बताएं। कुल वस्तुओं का 80%, 80% कितना होता है? 4/5। डेविएशन का सवाल है बेटा। यानी कि अगर, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत प्यार से। अगर टोटल 5 वस्तु हैं तो 5 में से 4 वस्तु बेची जाती है 20% के लाभ पर, 4 वस्तु 20% के लाभ पर, तो बाकी कितनी बची? एक वस्तु, बाकी एक वस्तु बेची जाती है 30% के लॉस पर, है ना? कुल कितने का लाभ होगा? कुल वस्तुओं का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी कि टोटल वस्तु 5 है तो 5 का 80% होता है 4। 4 वस्तु 20% लाभ पर बेचेगी, बची एक वस्तु 30% नुकसान पर बेचेगी। कुल कितना लाभ हुआ? देखो बेटे, यहां 4 रुपए का 20% लाभ हुआ, 4 का 20 80 होता है। यहां 1 रुपए का 30% लॉस हुआ तो 80 और -30 50% का फायदा हुआ। कितने के समान पर? 4 1 5 के समान पर बटे 5, तो 50/5 आ गया 10%। तो आपको 10% का फायदा हुआ है ओवरऑल। बेस्ट तरीका है डेविएशन के इस सवाल को करने का। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में होता नहीं है सवाल को करने का। सवाल नंबर है आपके सामने 46। कोन वाला क्वेश्चन बोला है, उस कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस 24 है, हाइट 10 है? तो बेटा स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? ये कोन होता है तो कोन की रेडियस है, ये हाइट है, स्लांट हाइट है। ये इसमें क्या लगता है मेरे दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। आपने पढ़ा है 5 12 13 ट्रिपलेट या दुगुना है। 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26। स्लांट हाइट आपकी 26 आ गई। अब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, है ना? कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr/l, है ना? पाई आर ब्रैकेट में मेरे दोस्तों l+r। एक कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में l+r। अब देखो इस सवाल के जो आंसर है बेटे वो अप्रॉक्स हैं। सवाल के जो आंसर है ना वो अप्रॉक्स हैं, है कि नहीं? जैसे पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस कितनी है? 10। अब l+r कितना है? l+r l 26 है, r 24 है भाई, तो 26 और 24 50, ये 50 आ गया 50। ओके, l+r 26 + 24 50। अब देखो 7 से कटने वाला तो है नहीं, तो 22/7 की अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेता हूं। 22/7 क्या होता है? 3.14। पाई को 3.14 भी कहते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? पाई आर ब्रैकेट में l+r, ये आ जाएगा 3.14। यहां पे r और रह गया बेटा,
आर आपका सॉरी 24 है, आर आपका 24 है, यहां पे गड़बड़ हो गई। पाई का मान 3.14, रेडियस आपकी 24 है, 24, और एल प्लस आर कितना आ जाएगा, एल प्लस आर आएगा 26 और 24 50। तभी तो कहें कि ये तो बहुत दूर आ रहा है, इससे गलत तो नहीं सवाल। तो 50 गुणा 24 1200, 1200 किस में गुणा करनी है, तो 1200 तिया 3600, 3600 से बड़ा आएगा, 3600 से बड़ा ये आंसर नहीं है। फिर 1200 की 24 गुणा 50 1200 होता है ना, 1200 की मेरे दोस्तों आप गुणा करोगे 0.14 में, तो 12 गुणा 14 क्या आएगा, 12 गुणा 14 आएगा 168, 168, ठीक बेटा। तो यानी कि 3768, 3768 के नजदीक आएगा, 37 के नजदीक आएगा। आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल, इसमें भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी तो ही आपका आंसर आ पाएगा। सवाल नंबर 47 जी, उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और भुजाओं का रेशियो, साइड का रेशियो 2 4 5 है। तो भाई मुझे परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यहां से मैं त्रिभुज की भुजा निकाल सकता हूं। अगर भुजाओं का रेशियो 2 4 5 है तो 2 4 6 5 11, तो भैया रेशियो में पेरीमीटर 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू सवाल में 110 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 20, 4 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 40, और 5 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 50। तो 20 40 50 क्या है, त्रिभुज की साइड्स हैं, भुजाएं। जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। अब तीनों भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की दी हो तो एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब अगर दोस्त मैं यहां से सेमी पेरीमीटर निकालूं तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर का आधा, 110 का आधा 55, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एरिया क्या आएगा, अंडर रूट एस यानी कि 55 इंटू एस माइनस ए, 55 माइनस 20 35, एस माइनस बी 55 माइनस 40 15, एस माइनस सी 55 माइनस 50 5, ये आएगा। देखो मेरे दोस्तों 5 5 5 5, सभी से 5 5 5 5 आएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट के बाहर 25 बचेगा, 4 बार 5 हो गया, तो बाहर जब अंडर रूट लेंगे तो 2 बार 5 आएगा, 5 25 25, अंदर क्या बचेगा, 55 में से 5 निकाल लेंगे 11, 35 में से 5 निकाल लेंगे 7, 15 में से 5 निकाल लेंगे 3, और 11 गुणा 21 मुझे ऑलरेडी पता है 231, यानी कि 25 अंडर रूट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है बी ऑप्शन। आसान सवाल था, हेरोन्स फॉर्मूला केवल इस क्वेश्चन में आपको लगाना था। आप ये भी देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर यहां 11 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो वो ऑप्शन भी पिक कर सकते हो, और 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। बोला है कि हेमीस्फीयर का डायमीटर 63 सेंटीमीटर है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या है। देखो वैसे तो ये सवाल बड़े आसान लगते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कर लेंगे, लेकिन इनके ऑप्शंस देखो आप, कैलकुलेशन नहीं होती। ये सवाल लेने का पर्पज ये है कि अगर आप इन सवालों को सॉल्व करने लग गए तो ये आपका पूरे पेपर का टाइम पी जाएंगे। ऐसे सवालों को हमको केवल ऑप्शन से ही करना है या फिर छोड़ना है। बात आई समझ में। अब देखो आप मुझे बताओ, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, ठीक है बेटा, आर क्यूब। यानी कि ये तो डायमीटर है 63, ये डायमीटर, रेडियस कितनी होगी 63/2, रेडियस क्या होगी 63/2 का क्यूब, ये है। ये मेरे को करना है सॉल्व। देखो वैसे भी ये नीचे 3 सत्ते किसे किस 63 को काटेगा, तो ये इजीली कैलकुलेशन तो होगी, आंसर एग्जैक्ट आएगा। सबसे पहले 22 में छुपा होता है 11, आंसर 11 से कटेगा। 63 की पावर 3 है, 63 में 7 आता है, आंसर 7 से भी कटेगा। 63 में 3 भी आता है, 3 की पावर 3 है। अब नीचे मेरे दोस्तों 3 है, यानी कि आंसर 9 से कटने वाला भी होगा। तो सबसे पहले 22 में आता है 11, 11 से कटने वाला नंबर देख लेते हैं। 7 6 13 और 4 17, 2 5 5 10, ये 12, 11 से नहीं कटता। 6 3 9 4 13 और 1 2 3 5 8, 13 8 का डिफरेंस 5 है, 11 से नहीं कटता। 6 4 10 8 18, 5 और 8 13 5 18, ये नंबर मेरे दोस्तों 11 से कटता है।
6 2 8 6 14 और 9 4 13 5 18 14 18 का डिफरेंस 4, ये भी 11 से नहीं कटता। तो मात्र सी ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कटता है। 11 का नियम आप जानते हैं, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के जो है यहां पे डिफरेंस चेक करते हैं। बात खत्म, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा सवाल को, आगे चलते हैं। जी भाई साहब, एक काम अमित, सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करन दो भाई। अमित सुमित ने 70% हिस्सा किया है, सुमित विनीत ने 50% किया है। तीनों में कौन मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे फास्ट कौन है तीनों में? तो देखो टोटल वर्क क्या होता है, 100% या एक। तीन लोग हैं, अमित, सुमित और विनीत। इन तीनों ने मिलकर 100% काम पूरा किया, 100% काम पूरा किया। अब सवाल ये बोला है कि अमित सुमित ने 70% किया है। ये जो अमित और सुमित हैं, इन दोनों ने 70% किया है, तो बाकी कितना बचा? 100 में से 70% अमित सुमित ने किया है, तो बाकी का 30%, 100 में से 70 घटाओ, बाकी का 30% विनीत ने किया होगा। विनीत ने ऐसी बोला, सुमित और विनीत ने 50% किया। ये सुमित और विनीत ने काम का 50% किया, 50% सुमित विनीत ने किया है, तो बाकी का 50% अमित ने किया होगा। तो आप बताओ फिर सुमित ने कितना किया होगा? 50 30 80 होता है, 80 और 20 100, सुमित ने 20% किया होगा। तो देखिए, जब तीनों ने काम किया है तो अमित ने 50% किया, विनीत ने 30%, सुमित ने 20%। सबसे ज्यादा काम अमित ने किया। अगर सबसे ज्यादा काम अमित ने किया तो अमित की एफिशिएंसी तीनों में सबसे ज्यादा है। अमित तीन में मोस्ट एफिशिएंट है, सी ऑप्शन आंसर है। सबसे कम एफिशिएंसी इनमें सुमित की, क्योंकि सुमित सबसे कम काम करता है। जाहिर सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी वो सबसे कम काम करेगा। तो ये सवाल बहुत इजी था, ऐसा सवाल मैंने शॉर्ट्स में पहले ही बता रखा है। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन के लिए केवल और केवल पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर के अलावा मॉक टेस्ट में जो सवाल आपको नए मिल जाते हैं, आप उनको तो कर लो, उनके अलावा कोई नया सवाल लगाने की आपको जरूरत नहीं है ना। पीवाईक्यू के अलावा केवल मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आप कर लीजिए। पीवाईक्यू आपको हर एक उस एग्जाम के सॉल्व जरूर करने चाहिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की करें, चाहे सीएचएसएल की करें, चाहे सीपीओ की करें। और आपको पता है कि हमारी बुक्स की एक सीरीज है प्रैक्टिस किंग के नाम से, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, सीपीओ प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीएचएसएल और सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, अभी हाल फिलहाल में हमने रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग भी बनाई है ना। तो ये देखो, मैं सीके की टी शर्ट पहनता हूँ ना, सीके का क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट किंग है ना, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ ना टी शर्ट का। तो भाई अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहता, तो हमारी इन बुक से प्रैक्टिस करें। मार्केट में सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सोर्स मटेरियल है। मैं बार बार ये चीज क्यों कहता हूं? क्योंकि इन बुक्स में कोई टाइपिंग एरर नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल हैं, चैप्टर वाइज किताबें हैं, बढ़िया सॉल्यूशन है, ठीक है, और लिमिटेड सवाल डाले गए। एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई भी टाइप मिस नहीं किया गया है, ठीक है ना। सवाल कम सवाल में आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस नहीं डालें, सारे क्वेश्चन आप डालोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत मोटी मोटी किताब हो जाएंगी। 1-1.5 महीने में आराम से आप खत्म कर लो, अगर आप डेली 60-70 सवाल सॉल्व करने का भी टारगेट बना लो, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारी बुक्स आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। टाइम टाइम पर सेल आती रहती है जिसमें बहुत कम प्राइस में आपको ये बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। हर छोटे शहर बड़े गांव में जो है बुक्स पहुंच जाएंगी इजीली, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मंगाने से बेहतर है कि आप अपने पास के जो बुक स्टोर है वहां से जाके बुक लीजिए, ठीक है। बुक स्टोर पे नहीं है तो वो उससे मंगवा लीजिए, वो मंगवा के आपको देगा बुक, ठीक है। और इसी के साथ हम एसएससी जीडी 2024 का आखिरी सवाल सॉल्व करने वाले हैं, और ये बेस्ट 50 क्वेश्चंस का आखिरी सवाल है। बताओ बेटा, एसएससी जीडी का पेपर 56 शिफ्टों में हुआ, हर शिफ्ट में 20 सवाल आए, यानी कि लगभग ये 1200 क्वेश्चन हो गए, और 1200 में से मेरे दोस्तों मैंने केवल आपको 50 क्वेश्चन कराए। फायदा आपको 1200 क्वेश्चन के बराबर ही हुआ, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनते कि इन वीडियोस को अपने जो सारे यार भाई तो हैं आप लोग, है ना, आप भी गरीब है, दूसरा भाई भी गरीब है, आपकी भी फाइनेंशियल स्थिति एवरेज है, उसकी भी एवरेज है भाई, आपको भी जॉब की जरूरत है, उसको भी जरूरत है। तो अपने भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगले साल जो बच्चे जीडी के पेपर देंगे उनके लिए बहुत काम की है। सवाल देखो, एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा,
एक डीलर ने एक सोफा बेचा है 39% के प्रॉफिट पर। बोला है यदि उसने 1565 रुपए कम में बेचा होता, अगर 1565 रुपए कम में बेचता तो 29% का लाभ होता। 27% प्रॉफिट कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो लाभ किस पे होता है बेटा? सीपी पे, क्रिय मूल्य पे। क्रिय मूल्य कितना होता है? 100%, 100%। बताओ, व्यापारी ने एक सोफा बेचा 39% के लाभ पर, अगर 1565 रुपए कम में बेचता तो 29% लाभ होता, यानी कि 39% की बजाय 29% लाभ होता, 10% कम प्रॉफिट होता। क्यों कम प्रॉफिट होता? अगर आप सोफा सेट को 1565 रुपए कम में बेचते, यानी कि 10% की वैल्यू ही 1565 रुपए के बराबर है। सीपी का 10% ही 1565 है, तो यानी कि क्रिय मूल्य का 1% कितना है? क्रिय मूल्य का 1% है, 10 से भाग देंगे 156.5। क्लियर है? पहले 39% का लाभ है, अब आपको 29% लाभ है। लाभ 10% कम हो गया क्योंकि आपने 1565 रुपए कम में बेची वस्तु। 27% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सीपी 100% है। 100% पे अगर 27% का लाभ हमें कमाना है तो वस्तु को 127% में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1% की वैल्यू है, हमें 127% की वैल्यू निकालनी है, तो 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरे दोस्तों कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप सीपी निकालो फिर 27% निकाल के जोड़ो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 127% की वैल्यू निकाला करो। देखिए यहां 0.5 है, 0.5 की जब यहां गुणा होगी तो एंड में 5 ही आएगा। ये 4 तो आने वाला है नहीं, 5 सत्ते 35 होता है, एंड में 5 ही आएगा। अब एक ऑप्शन 20,000 से छोटा है, एक 20,000 से बड़ा है। आप यहां पे अप्रोक्स भी लगा सकते हैं कि अप्रोक्स किसके नजदीक आएगा आंसर, ठीक है। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। जैसे मैं डिजिटल सम लगा लेता हूं, 1 5 6 6 12 12 5 17, 1 5 6 6 12 5 17, 17 के अंकों को फिर से जोड़ दीजिए 8, मल्टीप्लाई 7 2 9 कट गया 1, यानी कि 8 इंटू 1 8 डिजिटल सम आया है। जो भी है आंसर है उसका डिजिटल सम 8 है। यहां डिजिटल सम कितना है? 9, 8 एक 9 कट गया, 5 5 10 7 17, 17 मतलब 8, 17 के अंकों को जोड़ेंगे 8 डिजिटल सम। 5 4 9, ये 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 है, ये गलत हो गया। तो सवाल का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया। यहां अप्रोक्स भी कैलकुलेशन करी जा सकती थी, लेकिन चाहे आप अप्रोक्स करो, चाहे डिजिटल सम लगाओ, चाहे यूनिट डिजिट लगाओ, चाहे जय माता दी लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मल्टीप्लाई कतई मत करो। मल्टीप्लाई करना कोई समझदारी का काम है नहीं बेटा। हम कोई बंधुआ मजदूर छोड़ना है। इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया है, एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है, खोपड़ी में दिमाग है, तो भाई हम कम से कम एफर्ट में जो है जीवन आसान चाहते हैं, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर चाहते हैं। और वही फायदा है इन वीडियो को देखने का कि सवाल की एक्चुअल एग्जाम अप्रोच आपको सीखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये थे मेरे प्यारे भाई बेस्ट 50 क्वेश्चंस। 2 पार्ट में मैंने आपको करवाए हैं। पार्ट 1 जिसमें 25 सवाल थे, पार्ट 2 जिसमें अगले 25 सवाल थे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदे की है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों के लिए और रेलवे वालों के लिए खासकर। अगले साल के जीडी वाले बच्चे तो जो 2025 का जीडी का पेपर देंगे वो तो इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से आखिर तक। आपको हमारे सॉल्यूशन ये सेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है भैया, और भी कोई नया पेपर होगा तो मैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस छांट के आपको जरूर करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ भी साथ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, मैथ्स बाय गण प्रताप। आप हमारी बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो सारी बुक्स का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।